नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की विधाएं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अज्ञेय की उपन्यास शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय की बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास दो भागों में विभक्त है। पहला भाग उत्थान तथा दूसरा भाग उत्कर्ष। पहला भाग 1940 ईस्वी और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास के प्रथम भाग को 4 खंडों में बांटा गया है। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष तथा चौथा पुरुष और परिस्थिति। उपन्यास के दूसरे भाग को भी 4 खंडों में बांटा गया है। पहला पुरुष और परिस्थिति, दूसरा बंधन और जिज्ञासा, तीसरा शशि और शेखर, चौथा धागे रस्सियाँ गुज्जर हैं। उपन्यास का आरंभ ईश्वर के लेखक प्रश्नानुकूलता तथा समापन उलझन और द्वंद्व से हुआ है। चलिए देखते हैं। क्रम सूची। भूमिका। प्रवेश। प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। भूमिका। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में कभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन का शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे एक एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु वैसी निजी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता। न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका वही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, उसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी कुछ बातचीत फिर कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इति शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भविष्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभवों के घेरे से बाहर निकलकर समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मोल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है? व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निज और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के शेष सूत्र सुलभ कर हाथ में आने लगे। पाँव फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे भर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा।
यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी इंटेंसिटी, तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना में उसे संयत ही किया जा सकता है। पूर्वापर परंपरा का जाभा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया हो तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंतर्गतोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इससे वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यही योग कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल नियति की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संकट, कार्य कारण परंपरा पर गहरा यद्यपि अस्पष्ट विश्वास होता है तो शायद सच्चाई के अधिक निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। जो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर तो करता है, अच्छा ही करता है। ये तो प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है, यह भी एक मार्ग है। लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवन के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं को भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। वह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह या तो मिलती है तब किसी घटना की चोट में जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है और उसके करुण और दयनीय जान पड़ने लगते हैं। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है। और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी का नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। क्या यह जीवनी आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी जाएगा, क्योंकि पाठक ऐसी पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता उसे भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति के मुंह की कही हुई अपनी जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले वह मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठक ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे और
एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि सम उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यही प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात है सच कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर, एक फैलसी पर आश्रित है कि आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित भी हो सकती है, का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कई लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है, यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सके। को पर की सेकेंड हैराड एतेव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। देयर इज ऑलवेज ए सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर एंड द एथिस्ट हु क्रिएट्स, एंड द ग्रेटर द एथिस्ट द ग्रेटर द इंस्पिरेशन। लेकिन एक लंबा विषया अंतर हो गया है और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो सका हूँ। शेखर का एक भी पात्र ऐसा नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक कंपोसाइट कैरेक्टर नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचित ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता है कि अंततोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो परिचपर प्रोजेक्शन है, अपने माइट हैव बीन की कहानी है। शेखर में मेरापन इससे कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श, जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सन सफरिंग है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना तो ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से और शायद दूसरे अधिक समर्थ हाथों में हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही उसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या में मेल खाते हैं। यद्यपि यह कहने के लिए लेखक मेरे संबंध में विशेष रूप जानकार होना पड़ता है। इस अंतिम शाम में के बारे में एक बात कह दूं, शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शिखर के आरंभ में खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र में अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैंने एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शन और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी बस नहीं रहा है। एक पात्र के सृष्टा के लिए ऐसा कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच मेरा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों को कठपुतला न रहकर वह स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि है वो पिरांडुलों की साक्षी ले सकते हैं। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी
में देखें। इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग ही पहुँचेगा, 2 बाकी रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों एक ही कथा सूत्र में गुथे होकर भी अलग अलग ही भी प्राय संपूर्ण हैं। जहाँ जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न भी होता तब भी उन्हें अलग अलग छापा जा सकता था। ऐसा होने में जो विशेष सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। वे एक भाग को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं और उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात को शिकायत नहीं करूँगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहता है कि शेष भाग में क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्ण धारा बनाकर चले, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं करना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दम्भ कर सकूँ तो कहूँ कि संदेश की दृष्टि में शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिगड़े बाने के जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता और सहता है, उसी तरह जीवनी के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक अभिभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने एक कला वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसीलिए वह चाहे कैसी भी हो उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूँगा कि यदि आप निगोता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ। अब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब आप भी कंपोसाइट कैरेक्टर हैं, तब आप पाएं कि उसके भीतर भी कहीं एक शेखर जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र है और ईमानदार है, घोर ईमानदार, अज्ञेय।